नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं मसल प्रॉब्लम में टेटनस। टेटनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस इन्फेक्शन को कॉज करने में, तो उसका नाम है क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। ठीक है, तो ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, एक एनएरोबिक बैक्टीरिया है। एनएरोबिक का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। ये सॉइल में मौजूद होता है, बट सॉइल में ये डॉर्मेंट कंडीशन में या इनएक्टिव स्टेट में रहता है स्पोर्स की सूरत में। इनके स्पोर्स को हम कहते हैं एंडोस्पोर। कुछ बैक्टीरियाज में ये एबिलिटी होती है कि जब उनको लिविंग सेल अवेलेबल नहीं होता है तो वो अपने आप को कवर्ड कर लेते हैं, अपनी बॉडी से वाटर का ज़्यादातर कंटेंट रिमूव कर देते हैं और अपनी बॉडी को कवर कर देते हैं एंडोस्पोर्स की सूरत में, और फिर वो उस डॉर्मेंट कंडीशन में बहुत अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो क्लोस्ट्राइडियम टेटनी है ये सॉइल में रहता है, और सॉइल में ये इवन के 40 ईयर्स या इससे भी ज़्यादा तक सर्वाइव कर सकता है। ये तब एक्टिव होगा जब इसको कोई लिविंग सेल मिलेगा। तो हमारी बॉडी में ये कैसे इंटर हो जाता है, जब कभी हमें हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमारी स्किन ज़मीन के साथ रगड़ खाती है, सॉइल के साथ रगड़ खाती है, तो चूँकि सॉइल में बहुत लार्ज अमाउंट में मौजूद होते हैं यही एंडोस्पोर, तो हमारे ज़ख्म की वजह से हमारे वूंड्स के ज़रिए ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। जब ये बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो हम ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ब्लड में आ जाते हैं तो ये अपनी आउटर कवरिंग को रिमूव कर देते हैं और बहुत तेज़ी के साथ अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। क्लोस्ट्राइडियम टेटनी का नंबर हमारी ब्लड के अंदर इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू द रैपिड डिवीजन ऑफ क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। तो बहुत ज़्यादा क्लोस्ट्राइडियम टेटनी बन चुके हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये एक केमिकल रिलीज़ करेंगे, एक पॉइजन रिलीज़ करेंगे, टॉक्सिन्स रिलीज़ कर रहे थे जिसको हम कहते हैं टेटनोस्पाज़मीन। ये जो टेटनोस्पाज़मीन है ये ब्लड में मौजूद है और ये ब्लड से ट्रैवल करेगा और मोटर न्यूरॉन्स तक आएगा। कौन से मोटर न्यूरॉन्स तक आएगा, उन मोटर न्यूरॉन्स तक आएगा जो हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहे थे। तो अब उनमें ये इंटर हो जाएगा, उनके एक्सोन्स टर्मिनल में ये इंटर हो जाएगा और उनकी सेल बॉडीज़ की तरफ ट्रैवल करेगा। स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, ये वो वाले मोटर न्यूरॉन्स थे जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे थे। तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में जब आ जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है दूसरे न्यूरॉन्स भी जिनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो अब ये स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स के साथ भी इंटरफेरेंस स्टार्ट कर देगा, उस तक भी ये चला जाएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास वो वाले मोटर न्यूरॉन जो कि मसल्स की तरफ जा रहे होते हैं, इनको इनहिबिट करने वाले भी सर्टेन इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इनहिबिटरी का ऑर्डर देते हैं। जो मोटर न्यूरॉन से कहते हैं कि मत मजीद जो है तो स्टिमुलस प्रोवाइड करो, मसल को स्टॉप हो जाओ, स्टॉप का सिग्नल देने के लिए, इनहिबिटरी का सिग्नल देने के लिए सर्टेन इंटर न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये केमिकल चला गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में तो इंटरफेरेंस कर रहा है विद द नॉर्मल इनहिबिटरी एक्शन ऑफ द इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन। तो हमारा जो मोटर न्यूरॉन है उस तक स्टॉप होने का मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज तो तब जाता स्टॉप होने का जब इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन उसको इनहिबिटरी का एक्शन दे देता, उसको इनहिबिटरी का ऑर्डर दे देता। अब तो ये जो इंटर न्यूरॉन है ये खुद इफेक्टेड है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मोटर न्यूरॉन को स्टॉप का अगर सिग्नल नहीं जा रहा है तो जो मोटर न्यूरॉन है तो वो एक्साइटेबल स्टेट में रहता है। तो अगर वो एक्साइटेबल स्टेट में है मतलब कि स्टिमुलेटेड स्टेट में है तो मसल की तरफ कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज जा रहा है। तो इंटर न्यूरॉन भी इरिटेट है, एक्साइटेबल है, तो उस वजह से जो मोटर न्यूरॉन है तो वो स्टॉप नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मसल बहुत पावर के साथ स्पाज़म में जा रहा है, बहुत इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तेज़ी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये इतने फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है मसल की, इवन के उसमें टीयरिंग भी हो जाती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड में ये मसला हो रहा है उसके एरियाज वाले मसल्स में ये काम हो रहा है। तो हम कहते हैं कि हम इवन के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे जो वर्टिब्रे हैं तो स्पाइंस हैं हमारे, तो उनमें भी फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है, अगर उन वाले मसल्स में हो, अगर जो हमारे जो वर्टिब्रो के करीब करीब हो तो उनमें फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई भी मसल हो सकता है इफेक्टेड, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हमारे फेशियल एरियाज के मसल्स इफेक्टेड हो गए, अगर वो स्पाज़म में चले गए, फिर वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, तो हम इसको कहते हैं लॉक जॉ, मतलब कि जॉ लॉक हो गया है, अब वो मूव नहीं कर सकेगा। हमारे जो
जॉ रीजन में मौजूद जो हम बोन्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर लॉक जॉ हो गया है तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल खाने पीने का प्रोसेस है वो इफेक्ट हो जाएगा या हम बोल नहीं सकेंगे। रिस्पायरेटरी पैरालिसिस ज़्यादा खतरनाक है अगर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में मौजूद जितने भी मसल्स है ट्रैकिया वगैरह में या लेरिंग्स में जो मसल्स वगैरह मौजूद है अगर वो इफेक्टेड हो जाते हैं तो रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, फिर नॉर्मल रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर नॉर्मल रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता तो इवन के डेथ कॉज हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो टेटनस के पेशेंट्स हैं ज़्यादातर 30 to 40% केसेस में उनकी रिस्पायरेटरी पैरालिसिस की वजह से डेथ कॉज हो सकती है। अगर हमारे जो लिम्ब रीजन है, लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब रीजन के जो मसल्स हैं अगर वो स्पाज़म में चले गए हैं तो फिर बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, लोकोमोशन नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे पास टेटनस के लिए कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको एक कोर्स करवाया जाता है, उसको टीटी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, तो ये इंजेक्शन उसको इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसकी ताकि उसकी बॉडी इम्यूनाइज्ड हो सके, उसका जो इम्यून सिस्टम है तो वो एक्टिव रहे इस बैक्टीरिया के खिलाफ। ये जो टेटनस है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कॉमन क्यों है क्योंकि जो रोड्स हैं उनकी कंडीशन सही नहीं है। दूसरा जो एक्सीडेंट्स का रेशो है तो वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनका सॉइल के साथ कांटेक्ट में आना पॉसिबल हो सकता है। और सॉइल में चूँकि बहुत लार्ज अमाउंट में यही जो स्पोर्स हैं वो पड़े रहते हैं तो इनका हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आना पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए जो कोर्स है टीटी इंजेक्शंस का तो ये उस बच्चे को कंप्लीट करवाया जाता है। और जब हमें एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम भी सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है ये किया जाता है कि उस एक्सीडेंट जिसका हो जाता है जिस बंदे का तो उसको भी टीटी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ऑल्दो कि उसकी बॉडी इम्यूनाइज्ड होती है, बचपन में उसको लगाए हुए होते हैं, लेकिन अब उसको एहतियातन लगा रहे हैं कि अगर उसकी बॉडी इम्यूनाइज्ड ना हो सकी थी तो अब वो दोबारा से इम्यूनाइज्ड हो सके। तो अगर हमारी बॉडी में कोई स्पोर्स गए भी हुए होंगे ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स तो वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उनके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा जो WBCs हैं हमने उसको रेडी रखा होगा। तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ भी, बर्थ के बाद भी लगाए जाते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद लगाए जाते हैं। और हम कहते हैं कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के बाद भी लगाए जाते हैं। अगर कोई सड़क पर गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है तो उसको भी लगाए जाते हैं टीटी के इंजेक्शन। तो यहाँ पास टेटनस था, टेटनस को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारी बॉडी में वुंड के ज़रिए चला जाता है, फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, डिवीजन स्टार्ट कर देता है और रिलीज़ करता है पॉइजन जिसको हमने टेटनोस्पाज़मीन कहा। ये टेटनोस्पाज़मीन हमारे ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है और इंटर न्यूरॉन के साथ इंटरफेरेंस स्टार्ट कर देता है। तो मोटर न्यूरॉन को स्टॉप का सिग्नल नहीं मिल रहा होता है तो मोटर न्यूरॉन कंटिन्यूसली एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज जा रहा होता है तो वो बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से मसल रप्चर भी हो सकता है। तो हमारे डिफरेंट मसल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारे डिफरेंट मसल स्पाज़म में जा सकते हैं और इसके लिए हम फिर वैक्सीन देते हैं। तो वो टेटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन है या हम उसको सिंपली टीटी इंजेक्शंस कह देते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस टेटनस से मिलती जुलती एक दूसरी डिसऑर्डर है, वो है टेटनी। ठीक है, अब टेटनस और टेटनी के जो सिम्टम्स वगैरह हैं मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे टेटनी क्या है, ये भी हमारे पास स्पाज़म है, ये भी हमारे पास क्रैम्प्स हैं, ट्रिमर्स हैं। ट्रिमर्स मीन कि आपकी बॉडी बहुत झटके से हिलने लगती है, रिदमिक शेकिंग मूवमेंट है ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो टेटनी है और टेटनस है इसमें डिफरेंस क्या है। जो टेटनस है वो स्पाज़म है बट स्पाज़म ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यहाँ पर भी स्पाज़म है, यहाँ पर भी क्रैम्प्स है, लेकिन वो क्यों है तो वो जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल डाउन होता है, ठीक है, क्यों डाउन हो चुका है, या तो हमारी डाइट में नहीं है, ठीक है, प्रॉपर लेवल नहीं है डाइट में, तो हम बोन से लेकर आ रहे थे, या ऐसा बोन से लेकर आ रहे थे लेकिन एक ख़ास हद तक लेकर आ सकते हैं, बोन से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेकर आ सकते। लेकिन इसके लिए जो लो लेवल ऑफ कैल्शियम है इसके लिए मेजर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ये है कि हमारा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो हार्मोन को ज़्यादा ना रिलीज़ करे, मतलब एक नॉर्मल लेवल तक ना रिलीज़ करे, अंडर फंक्शन हो जाए पैराथायरॉइड हार्मोन की जो काम है पैराथायरॉइड ग्लैंड का वो इफेक्टेड हो जाए तो फिर तो
वो अपना हार्मोन नहीं रिलीज़ करेगा। और ये जो पैराथायरॉयड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना इनसाइड द ब्लड। तो हमने इससे पहले भी बात की कि जब हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी कम हो जाता है। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम हो जाता है तो वहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है, न्यूरॉन्स इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूरॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड फॉर्म में रह जाते हैं। तो फिर वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज देते हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये रिपीटेड एक्शंस में होती है। अब जिस तरीके से हमने क्रैम्प्स में कहा वो तो एक नॉर्मल इतना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी नहीं था, कुछ टेम्परेरी सी कंडीशन थी, कुछ टाइम के लिए रहा था, सेकेंड्स के लिए रहा था, कुछ मिनट्स के लिए रहा था, फिर वो दोबारा से सही हो गया था। अब ये क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूसली या अनकंट्रोल वो रिपीटेड एक्शन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, या हमारे पास उस एरिया को झटके लग रहे हैं। तो ये हमारे पास टेटनी है, क्रैम्प्स है, लेकिन क्रैम्प्स लॉन्ग लास्टिंग है। अगर क्रैम्प्स लॉन्ग लास्टिंग होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस कैल्शियम आयंस तो ये हमारे पास टेटनी कहलाती है। ठीक है, अगर कम देर के लिए है, कुछ टाइम के लिए है, तो उसको हम तो सिंपली क्रैम्प्स कह देते हैं, लेकिन अगर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा देर के लिए होती है तो वो टेटनी कहलाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई भी मसल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो मसल्स अफेक्टेड होते हैं वो हमारी फेशियल रीजन के होते हैं। जिस तरह हमने कहा कि हमारा जो लॉक जा है उसमें हमारे टेटनस में हमने कहा कि हमारे जो फेशियल एरियाज़ के मसल्स हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं, तो सेम यहाँ पर भी हमारे जो फेशियल एरियाज़ के मसल्स हैं वो इफेक्टेड हैं, या हमारे फिंगर्स या क्लॉज वगैरह जो है उसके मसल्स इफेक्टेड हो जाते हैं। तो नॉर्मल हम जो उंगलियों से काम ले रहे होते हैं तो वो इफेक्टेड हो जाता है। तो हमारे पास था टेटनी। ठीक है, टेटनस और टेटनी के जो सिम्टम्स होती है वो कॉमन होती है, लेकिन इनका जो कॉज है तो वो डिफरेंट है। यहाँ पर हम भी हमारा न्यूरॉन इफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसके पास कैल्शियम नहीं है, और वहाँ पे वो क्यों इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन को स्टॉप का सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंटरन्यूरॉन्स अफेक्टेड है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है टेटनस और टेटनी।